नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गद्यांश का संक्षेपण, और 10 अंक का ये पूछा जाता है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। अपठित गद्यांश आपको एक दे दिया जाता है, उसका आपको संक्षेपण करना होता है। जैसा कि संक्षेपण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना यानी उसको छोटा करना। इंग्लिश में इसको प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं, यानी कि किसी बड़े लेख को, किसी बड़े पत्र को, किसी बड़ी कृति को या रचना को छोटा संक्षेप में करके लिख देना जो है संक्षेपण कहलाता है। और ये हिंदी में भी किया जाता है, इंग्लिश में भी किया जाता है, हर तरह की लैंग्वेज में किया जाता है। इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं जिसको अभी हम आगे समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें कहाँ पर है ये। तो संक्षेपण जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक गद्यांश पूछा जाता है, कुल 10 अंक का होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम जो है, पहले सालों में यानी इससे पहले क्या क्या पूछे गए हैं वो आपके बोर्ड पर प्रदर्शित है, क्योंकि थोड़ा सा आपको जानना होगा। देखिए ये पैरा तो छोटा है, अभी अगला वाला जो हम देखेंगे 2008 और 2010 के जो APS एग्ज़ाम में अलग अलग पूछे गए हैं, 2 हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो है भारतीय नारी त्याग, न्याय, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष के साथ देने के कारण वह अर्धांगिनी, यानी भारतीय नारी के बारे में जो है इसमें पूरा वर्णन किया गया है। और अगला जो है दूसरे पेपर में जो पूछा गया है वो ये गद्यांश है। अब इसको आप पढ़ के देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा गद्यांश है। तो बस दिखाने का आशय ये है कि एक तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है जो पिछले सालों में पूछा गया है, क्योंकि अपठित गद्यांश कभी रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं कि आपको यही वाला करना है। एग्जाम्पल के लिए आप इसको कर सकते हैं ज़रूर जो है। तो कभी छोटे भी गद्यांश पूछ लिए जाते हैं, कभी बड़े भी गद्यांश दे दिए जाते हैं, किसी भी तरह से आपसे गद्यांश जो है पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि हमारा APS यानी अपर निजी सचिव परीक्षा के लिए बैच स्टार्ट हो गया है और पूरा कोर्स जो है संचालित हो गया है और उसमें प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, APS लिखिए आप व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप से 9506742546 पर जो है आपको भेज देना है। आपको रिप्लाई में ऑफिस के नंबर से, इसी नंबर से एक रिप्लाई जाएगा आपके व्हाट्सएप पे ही, उसमें पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा कि आप हमारे साथ किस प्रकार जुड़कर जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पूरा जो लेखन वाला पोर्शन है, साथ में जो GK वाला पोर्शन है, उसकी खूब जो है डिटेल में प्रैक्टिस कराएंगे और इतना आपको अभ्यास करा देंगे एग्ज़ाम के पहले कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि हमको जो है कोई नई चीज़ मिलेगी। आपको लगा होगा कि ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो मेथडोलॉजी है वो हमने आजमा के देख चुके हैं। हम RO मेंस 2016 और RO मेंस 2021 दोनों में जो है हमने इसी तरह से विधिवत तैयारी कराई थी। दोनों का रिजल्ट भी आपके सामने है। RO मेंस में 2016 में हमारे 8+ सिलेक्शन हुए थे और RO 2021 में तो हमने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब भारत का कोई ऐसा संस्थान नहीं है, ऑनलाइन संस्थान, जिसने इस तरह की किसी यानी समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षा में 45+ सिलेक्शन दिए हों। तो उसी तरह से एक और नया कीर्तिमान हम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको अभ्यास करा सकते हैं, आपके साथ दिन रात लग के मेहनत कर सकते हैं, और करना आपको ही होगा। तो अगर आप करने के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं, निजी सचिव परीक्षा की योग्यता रखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर जरूर से इस कोर्स में आइए और हमारे साथ जुड़कर अभ्यास करिए। अभी पर्याप्त समय है, अगर अभी से आप लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम जो है, पहले संक्षेपण क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल जानना जरूरी होता है। वैसे हम लोग जो है इसको बिना थ्योरेटिकल जाने सीधे भी जो है उदाहरण से भी शुरू कर दे सकते हैं। तो किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों को ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध,
पुनरावृत्त, पुनरावृत्त मतलब जिस किसी चीज की बार बार आवृत्ति हो रही एक ही बात की, और अनावश्यक बातों का त्याग करके सभी अनिवार्य, उपयोगी और मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो, उसको हम संक्षेपीकरण या संक्षेपण कहते हैं। तो ये जो है इसकी एक तरह से एक वैधानिक परिभाषा हो गई, जो आपसे भले ही नहीं पूछी जाएगी लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। तो संक्षेपण जो है अपने आप में एक स्वतः पूर्ण रचना होती है, क्योंकि आप संक्षेपण को पढ़ के भी अगर उसका पल्लवन कर देंगे, उसका विस्तार कर देंगे, तो पुनः जो है अपने मूल स्वरूप में वापस लौटा जा सकता है। तो इसमें से अनावश्यक और अप्रासंगिक और बार बार दोहराई गई बातों को हटा दिया जाए। जैसे कहीं पर जो है एक ही बात को 4 तरह से अलग अलग बार बार लिखा गया, तो इन सबको हटा देने से जो है हम उसको संक्षिप्त कर सकते हैं। तो संक्षेपण की प्रक्रिया क्या होती है? संक्षेपण सब करते समय सबसे पहले मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को जो है एक से अधिक बार पढ़ना चाहिए। और मैं जो मेथड बताता हूँ कि कम से कम जो है किसी भी अपठित गद्यांश को सब या कोई भी मैटर जो आपको दिया गया है, अगर उसका आपको संक्षेपीकरण करना है, संक्षिप्त करना है, तो कम से कम 3 बार उसको पढ़ना चाहिए। और 3 बार जो है उसको पढ़ने की जो है टेक्निक होती है। पहली बार जो है बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसे आप कुछ भी कोई लेख आप जैसे जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़िए, और उसमें केवल आपको उसके शब्दों पे ध्यान देना है कि उसमें आखिर लिखा क्या, उसके भाव पे बहुत ज़्यादा आपको जो है इंटेंस होके नहीं अंदर जाना है। जब दूसरी बार पढ़िए तो हाथ में आपके पास पेंसिल या पेन होना चाहिए। अगर आप रफ वर्क कर रहे हैं तो आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फेयर कॉपी पर लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, तो आप पेंसिल से जो है आप अंडरलाइन करते चलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और जो पुनरावृत्त हो रही हैं, या जिन अनावश्यक चीज़ों को आप हटा सकते हैं। जैसे कुछ वाक्यांश दिए होंगे जिनके लिए आपको एक शब्द पता होंगे, तो आप उसको भी जो है मार्क कर लीजिए। मार्क करने का मतलब अंडरलाइन कर लीजिए। कोई बात है ऐसी जो ऊपर भी दी है, बीच में भी दी है, नीचे भी दी है, 3-4 जगह बार बार उसी बात को जो है घुमा फिराकर बार बार कहने का प्रयास किया गया है, तो आप उसको भी मार्क कर लीजिए। और अनावश्यक चीज़ें जो आप उसमें से छांट सकते हैं और जिसको हटाने से हमारा मूल जो है भाव, जिसको हम सार कहते हैं, जिसको हम जीस्ट कहते हैं, उस पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो उसको हम जो है छांट सकते हैं। तो मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जो है उसमें मूल में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। ये अब हम तीसरी जब चरण पे जाएंगे, तीसरी रीडिंग करेंगे, तो हम ये करेंगे। फिर मूल अनुच्छेद का जो 1/3 में संक्षेपण करना चाहिए। जो मौलिक नियम है हिंदी का कि संक्षेपण क्या होता है, पूरे गद्यांश या पद्यांश कुछ भी आपको दिया हो, किसी भी तरह की रचना दी हो जिसको आपको संक्षेपण करना, मान लीजिए पत्र का ही संक्षेपण करना है, तो उसको आपको 1/3 करना है। अब उसके लिए आपको एक एक शब्द गिनने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय हो तो आप मोटा मोटा एक बार शब्द गिन लीजिए, और उसमें शब्दों में छोड़ा जाता है जैसे का, की, के, है, ने, में, पर। तो इस तरह के जो है जो शब्द होते हैं, इनको शब्द गिन के इनको गिना ही नहीं जाता है, इनको हटा दिया जाता है। शब्द का मतलब कम से कम 3 वर्ण जो उसमें इन्वॉल्व हो, हम उनको मुख्य रूप से शब्द में काउंट करते हैं। तो अंतिम संक्षेपण को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उसके पहले इसका कच्चा रूप तैयार कर लेना चाहिए और अच्छी तरह से देख लिया जाना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण भावों का जो है उसमें अंतर्भाव आ चुका है नहीं। उसके अलावा कुछ और भी नियम हैं जिनको हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इस पर पहला लेक्चर है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में यदि कोई कहावत लिखी है, कोई मुहावरा लिखा है, कोई वाक्य प्रचार लिखा है या अलंकार है, तो उसको हटा दिया जाता है। ये सब मौलिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि संक्षेपण में मुहावरा, कहावत, वाक्य प्रचार या अलंकार जो है उसको हटा देना चाहिए। अब आपसे अगर प्रश्न जो है पूछ लिया गया कि शीर्षक भी इसका देना है, तो शीर्षक भी देना है। वैसे अधिकांश में शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब संक्षेपण की विशेषताएं और शैलीगत नियम क्या होते हैं? संक्षेपण हर हालत में जो है विशेषण और क्रिया विशेषण के लिए संक्षेपण में कोई स्थान नहीं होता है। क्रिया विशेषण और विशेषण को हटा देना चाहिए। संक्षेपण की भाषा शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, सजावटी नहीं होनी चाहिए। वो सीधा सीधा मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, यानी हर हालत में वो आडंबरहीन होना चाहिए। संक्षेपण में मूल के उन्हीं शब्दों को रखना चाहिए जो अर्थ व्यंजना में सहायक हों
और जहाँ तक संभव हो मूल के शब्दों के बदले दूसरों शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर आपने जो पैराग्राफ में शब्द दिए अगर उन्हीं शब्दों को डिक्टो लिख दिया तो संक्षेपण जो है संक्षेपण नहीं कहलाएगा। आपको प्रयास करना चाहिए कि मूल पैराग्राफ में जो वाक्य में शब्द दिए हैं उनसे हटके जो है उनसे मिलते जुलते समानार्थी शब्दों का विचार करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका मौलिक भाव है पूरे गद्यांश का, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम जो है कि एक महिला सशक्तिकरण पे, जैसा हमने भी एक जो है आगे देखेंगे भी जो है कुछ जो है एक महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक जो है छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है 150-200 शब्दों का। तो हमको केंद्रीय भाव हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ये हमारा जो संक्षेपण का मैटर है, यानी जो हमारा गद्यांश हमको प्रोवाइड किया गया है ये क्या है, ये महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। तो उससे संबंधित चीज़ों को, उसके संबंधित जो भाव प्रकट वाली चीज़ें हैं वो उसमें आती रहनी चाहिए और अनावश्यक बातें जो उससे अनरिलेट कर रही हैं उनको हम हटा सकते हैं। फिर संक्षेपण में मूल अवतरण के वाक्य खंडों के लिए एक एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए जो मूल के भावों को भावोत्कर्ष में अधिक से अधिक सहायक हो। जैसे कि अब अनेक शब्द अगर दिए हैं जिनको हम वाक्य खंड कह सकते हैं या जिसको हम वन वर्ड कहते हैं, मान लीजिए कहा है एक से अधिक पति रखने की प्रथा, तो उसकी जगह हम उसको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों को कम करते हुए हम लिख देंगे बहुपतित्व। ये जो है इसका संक्षिप्त रूप हो गया। इसी तरह से जिसका अपने काम में मन नहीं लगता तो उसके लिए हम उस क्या एक जो है एक शब्द का प्रयोग कर देंगे अन्यमनस्क। इसी तरह से जहाँ नदियों का मिलन हो उसको संगम कहेंगे, किसी विशेष विषय का ज्ञान रखने वाले को विशेषज्ञ कहेंगे, कष्ट से होने वाला जो है कोई भी कार्य हो उसको कष्ट साध्य कहेंगे। तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक बड़े वाक्य खंड को एक छोटे से शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं तो आपको रिप्लेस करने के लिए ये करना होगा। फिर जहाँ मुहावरे और कहावत का प्रयोग हुआ हो वहाँ उनके अर्थ को कम से कम शब्दों में लिख दीजिए। पूरा मुहावरा और जो कहावत है लोकोक्ति है उनको वहाँ पर रखना ठीक नहीं है। संक्षेपण की भाषा शैली अलंकृत नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें सिमली यानी जैसे उपमा जिसे हम कहते हैं या उत्प्रेक्षा या अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अप्रासंगिक बात, उद्धरण और विचारों की पुनरावृत्ति भी इसमें भी नहीं होनी चाहिए। संक्षेपण की भाषा शैली व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने में लगे कि हाँ थोड़ा सा हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि हम बहुत ही रफ जो है भाषा का प्रयोग वहाँ पर कर रहे हैं। फिर संक्षेपण में अगर कोई इनडायरेक्ट नरेशन है तो वो अन्य पुरुष शैली में ही होना चाहिए। या अन्य पुरुष शैली के बारे में आप जानते हैं, जब हम कोई श्रोता या वक्ता किसी जो है श्रोता वक्ता के अलावा जब तीसरे व्यक्ति की बात करता है तो उसको हम अन्य पुरुष शैली कहते हैं, जैसे उन्हें, इन्हें, अन्य, वे, ये। तो जैसे कि जिस तरह किसी समाचार पत्र का संवाददाता अपने वाक्यों की रचना में परोक्ष कथन का प्रयोग करता है, उसी तरह के संक्षेपण में भी हमको व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है, डायरेक्ट नरेशन में क्या लिखा, राम ने कहा मैं जाता हूँ, लेकिन अगर हम संक्षेपण कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, राम ने कहा कि मैं जाता हूँ। तो ये संक्षेपण में हमको ध्यान रखना है। फिर संक्षेपण की वाक्य रचना में लंबे लंबे वाक्यों और वाक्य खंडों का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए छोटे छोटे जो है वाक्य प्रयोग हों, वाक्य खंड प्रयोग हों जो आराम से जो है समझ में आ जाएं। अतः संक्षेपण में शब्द इकहरे, वाक्य छोटे, भाव सरल और शैली आडंबरहीन होनी चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि अभी हम आगे संक्षेपण हल करने जा रहे हैं तो पहले जब हम विशेषताएं समझ लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। फिर संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना चाहिए, कोई भी शब्द बेकार और बेजान ना हो, क्योंकि हमको हर हालत में 1/3 करना है। तो हम बिल्कुल भी जो है बेकार शब्द जिनका यूज़ या जिनका जो वहाँ के लिए यूजलेस हो, जो यहाँ जिनका उपयोग हमको ना समझ में आ रहा हो, उसको हमको वहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए और दोहराव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर संक्षेपण की भाषा शैली में साहित्यिक चमत्कार और काव्यात्मक लालित्य लाने का प्रयत्न व्यर्थ है। जो हमने पहले भी कहा कि इसको अलंकारिक भाषा में हमको नहीं लिखना है, इसको हमको सामान्य तरीके से लिखना है जिससे केवल मुख्य भाव हमारा स्पष्ट हो जाए। इसके बाद संक्षेपण में समानार्थी शब्दों को हटा देना चाहिए, क्योंकि अब एक ही जैसे शब्द, समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में या मान लीजिए
एक ही पैरा में बार बार यूज़ हो रहे हैं तो उनको हमको नहीं रखना चाहिए, उनको पूरे वाक्य को मर्ज कर देना चाहिए। जैसे दो अलग सरल वाक्य दिए हैं तो उनको हमको मिल जोड़कर संयुक्त वाक्य बना देना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमको जब संक्षेपण करना है यानी हमको शब्दों को कम करना है और बस उसका अर्थ हमको मूल रूप से वही रखना है जो भाव पहले प्रकट किया गया है। जैसे हम क्या कहते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वच्छंदता और मुक्ति को कहते हैं। तो आज़ादी के लिए यहाँ पर इतने सारे शब्द दिए हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखेंगे। भाषण में इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब हमको संक्षेपण करना है तो हम एक शब्द से ही जो है काम चला लेंगे, क्योंकि बार बार उसी शब्द के लिए अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग या समानार्थी शब्दों का प्रयोग आवश्यक नहीं है। फिर हमको पुनरुक्ति दोष से बचना चाहिए, यानी चाहे भाव की पुनरुक्ति हो, चाहे शब्द की पुनरुक्ति हो, चाहे वाक्य की पुनरुक्ति हो, किसी भी चीज़ की बार बार एक ही चीज़ को लिखना नहीं है, चाहे शब्द हो चाहे हमारे जो है पूरा का पूरा वही भाव या वही बात जो है बार बार लिख के आ रही, तो उसको हमको नहीं लिखना है। और अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त संकों की संज्ञा लिख देनी चाहिए। मतलब ये ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, थ्योरेटिकली जो है ये कहा जाता है। अब बाकी कुछ और जो है, अब हम लोग उदाहरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई उदाहरण दिया है, कोई मतलब मूल पैराग्राफ में कोई दृष्टांत दिया है, कोई उद्धरण दिया है, कोई जो है वहाँ पर उक्ति दी हुई है, तो उसको हमको नहीं लिखना है। अगर उसका हमको कोई भाव हमारे पैरा से रिलेट कर पा रहे हैं उसको, तो हम उसको लिखेंगे। फिर इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। अन्य पुरुष मैंने आपको बताया, जैसे कि यह, वह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे, इसने, उनसे, इसका, उसका, आपका आदि शब्दों का प्रयोग तीसरे व्यक्ति को बताने के बारे में हम करते हैं। भाषा सरल होनी चाहिए, मुहावरे और अलंकारिक नहीं होने चाहिए। मूल तत्व से जो शब्द असंबद्ध बातें हों उनको हमको छोड़ देना है। आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को ही स्पष्ट कर दे। मतलब जब हम शुरुआत करें तो बिल्कुल वो प्रस्तावना लगे, कि जैसे हम निबंध की प्रस्तावना लिखते हैं तो संक्षेपण में भी जो पहला हमारा वाक्य हो या पहला दूसरा वाक्य हो, उसको पढ़ के ही हमको पता चल जाए कि हमारा ये जो पूरा जो है गद्यांश है वो क्या भाव व्यक्त करता है, उसका मूल जो पाठ है, मूल भाव है वो क्या है, वो शुरुआत में ही पता चल जाए। फिर समास, प्रत्यय और कृदंत द्वारा वाक्यांश या वाक्य के लिए एक पद के रूप में संक्षिप्त किए जाने चाहिए। तो ये कुछ नियम थे जिसको हमने पढ़ा था। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक दो जो है एग्जाम्पल से जो है हम संक्षेपण करके समझते हैं कि संक्षेपण वास्तव में कैसे किया जाता है। अब यहीं पर जो है आपको अपने जो दिमाग की कसरत करनी है, ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है, वो यहीं से शुरू करनी। चलिए, तो मैंने कहा जैसे कि आपको 3 बार कोई भी पैरा पढ़ना है, 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तब आप उसको संक्षिप्त कर पाएंगे। जैसे कि चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बार हम पढ़ेंगे तो हमको उसके बहुत ज़्यादा अर्थ में नहीं जाना है, हम पहले देखेंगे कि ये क्या है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान दोनों का ही हाथ है। तो पढ़ते ही समझ में आ गया कि धर्म और विज्ञान। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको साथ में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके आगे देखिएगा। फिर धर्म ने मनुष्य के मन का सुधार किया है और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। धर्म हमारे मन को बल देता है। जितने भी अच्छे गुण होते हैं वे सभी धर्म के कारण हैं। सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम आदि सभी अच्छे गुण धर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्म हृदय में पैदा होता है। धर्म भी सत्य को जानने में लगा रहता है। विज्ञान प्रकृति को जीतता है तथा धर्म सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से मन को जीतता है। इसके बाद अभी आगे पढ़ते हैं। अतः यदि विज्ञान और धर्म मिलकर काम करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम राज्यों और देशों के विचार को पीछे छोड़ देंगे और सारे संसार को समझेंगे। संसार के सभी लोगों को अपना भाई समझेंगे। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति से मानवता का विकास होता रहेगा। अब ये जो है मैंने कंप्यूटर पे ही जब इसको बनाया था तो उसमें वर्ड काउंट करने का जो है सेलेक्ट कर लेते हैं तो वर्ड की काउंटिंग नीचे दे देता है। कितना एक्यूरेट होता है ये नहीं पता, लेकिन लगभग 143 जो है शब्द कंप्यूटर के अनुसार इसमें है। मैंने एक एक वर्ड को नहीं गिना है।
अब हम इस पैरा को दोबारा पढ़ते, चलिए फिर से पढ़ते हैं। इस बार क्या करेंगे, हम अंडरलाइनिंग प्रोसेस जो है उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान, तो हमारा मूल कथ्य क्या है, धर्म और विज्ञान दोनों का ही हाथ रहता है, यानी कि मानव की सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान दोनों का ही योगदान है, बराबर योगदान है। कहने का मतलब लेखक का ये है। धर्म ने क्या किया है, अब धर्म की विशेषता यहाँ शुरू हो गई। धर्म ने मनुष्य के मन का सुधार किया है और विज्ञान ने संस्कृति को जीता है। विज्ञान जो है संस्कृति को जो है आगे बढ़ा रहा है मनुष्य की, और धर्म जो है मनुष्य के का मानसिक सुधार कर रहा है। इसको ही हमने पढ़ के ये निष्कर्ष निकाला। फिर तीसरी लाइन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो गया, यहीं पे आपको मार्क करना है। हमने यहाँ क्या पढ़ा, धर्म ने मनुष्य के मन का सुधार किया है। नीचे क्या आ गया, धर्म हमारे मन को क्या देता है, बल देता है। अब एक ही बात को दो तरीके से लिखा गया है, यानी कि इसको हम x मान लें, इसको x मान लें, ये दोनों ही जो है क्या है, एक ही बात को दो तरह से कहने के तरीके हो गए एक ही सेंटेंस में। और जितने भी अच्छे गुण होते हैं वे सभी धर्म के कारण हैं। अब फिर उसके बाद सारे अच्छे गुण गिनाए गए हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम आदि सभी अच्छे गुण धर्म के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जितने भी अच्छे गुण होते हैं वे सभी धर्म के कारण हैं। फिर उसके बाद बताया गया सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम आदि सभी अच्छे गुण धर्म के कारण, गुण धर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर मतलब इतनी लाइन में दो बार लिखा गया कि सारे अच्छे गुण कौन से हैं और सारे अच्छे गुण धर्म के कारण होते हैं। तो इसको हम डबल एक्स से चिन्हित कर लेते हैं कि मतलब गुण धर्म बार बार हमको यूज नहीं करना, एक ही बार हम अपने संक्षेपण में इसको लाएंगे। और सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम इसको हमको लाना ही लाना है, क्योंकि ये धर्म से जो है उत्पन्न होने वाली बातें बताई गई हैं। धर्म हृदय में पैदा होता है। अब हृदय और मन दोनों वैसे तो अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम संक्षेपण में हम इसको जोड़ सकते हैं आपस में। तो धर्म हृदय में पैदा होता है। विज्ञान भी सत्य को जानने में लगा रहता है। विज्ञान का भी उद्देश्य क्या है, सत्य को जानना। जो धर्म का उद्देश्य है वही विज्ञान का अल्टीमेट उद्देश्य है। आत्यंतिक रूप से विज्ञान का भी यही काम है कि वो सत्य को जाने, लेकिन विज्ञान का जो है जो मेथड है, जो मेथोडोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग तरीके की है। विज्ञान हमेशा तर्क पे और जो है साक्ष्यों पे, परीक्षण पे, निरीक्षण पे आधारित होता है। और धर्म जो है स्वतः अनुभव की विषय वस्तु है, जिसमें सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम आदि जो है गुणों का समावेश रहता है। विज्ञान भी सत्य को जानने में लगा है। फिर विज्ञान प्रकृति को जीतता है। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, विज्ञान ने संस्कृति को जीता, यहाँ पे आ गया विज्ञान प्रकृति को जीतता है तथा धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि के से मन को जीतता। फिर रिपीटिशन हुआ, किस चीज का रिपीटिशन हुआ, धर्म के जो मूल गुण है जिसको धर्म नियंत्रित करता है या धर्म जिसको जो है जीतता है, वो क्या है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और ये है। और यही चीज यहाँ लिखी है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और संयम। तो इनको यानी हम ट्रिपल एक्स यहाँ पर कर लेते हैं कि ये इसका भी रिपीटिशन बार बार हो रहा है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये आप पहले सुनिश्चित कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो हमको कुल मिलाकर ये लगा कि इतने में अगर 6 लाइनें हैं तो केवल 3 ही लाइनें उपयोग की हैं। 3 लाइनें हम इसमें से डिलीट कर सकते हैं, जिनको हम एक्स से, जिसको हम लोगों ने मार्क कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अतः यदि विज्ञान और धर्म मिलकर काम करें तो वह दिन दूर नहीं जब हम राज्यों और देशों के विचार को पीछे छोड़ देंगे। कहने का क्या मतलब है कि धर्म और विज्ञान अगर एक साथ काम करे, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट, इनका जो इस पैरा में शुरुआत में कहा गया ना कि दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है, अल्टीमेट आत्यंतिक लक्ष्य है, जिसके बाद कोई लक्ष्य शेष नहीं रह जाता है, वो यही है कि सत्य की खोज करना। अब सत्य को जो है बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, कोई ब्रह्म कहता है, कोई जो है आत्मा कहता है, कोई शून्य कहता है। हर धर्म में जो है सत्य को जो है अलग तरीके से कहा गया। कोई जो है इसको परमात्मा कहता है, कोई अनंत कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। लेकिन सत्य क्या है, वो एक चीज क्या है दुनिया में या इस जो है ब्रह्मांड में
इस अनंत ब्रह्मांड में जो कभी नहीं बदलती है वही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। जो बदल जाए वो असत्य है। धर्म के अनुसार यही है और यही विज्ञान भी कहना चाहता है। तो यदि विज्ञान और धर्म दोनों मिलकर साथ काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब हम राज्यों और देशों के विचार को पीछे छोड़ देंगे और सारे संसार को समझेंगे। यानी अगर धर्म और विज्ञान मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ये जो अलग अलग चीज़ों को हम देखते हैं कि ये छोटा सा राज्य है, ये छोटा सा देश है, ये छोटा सा प्रांत है, ये सारी सीमाएं टूट जाएंगी। फिर हम असीम के बारे में सोचेंगे जहाँ पर कोई भी सीमा ना हो, क्योंकि सत्य क्या होता है? सत्य असीम होता है और हमको सत्य तक जाना है। यही जो है यहाँ पर कहने का जो है मूल भाव है। संसार के सभी लोगों को अपना भाई समझेंगे, यानी विश्व बंधुत्व की परिकल्पना की बात की गई है यदि विज्ञान और धर्म एक साथ मिलकर एक दिशा में कार्य करें। इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति से मानव का विकास होता रहेगा। अब पहली लाइन भी सभ्यता और संस्कृति से शुरू हुई थी, आखिरी लाइन का समापन भी सभ्यता, संस्कृति और मानव विकास से हुआ था। देखिए फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो मेथड है, आप लोग संक्षेपण को बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें समझना है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान दोनों का हाथ है। यही बात तो यहाँ लिखी है ना कि इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति से मानव का विकास होता रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? 4 टाइम x जो है इसको हम मार्क कर सकते हैं कि ये भी जो है रिपीटेड कंटेंट है। अब हमको 143 शब्दों को जो है कम करके छोटे में लाना है। तो अब हमने इस पे से यहाँ मैंने मुख्य बिंदु लिख दिया है, लेकिन मुख्य बिंदु ऐसे लिखा नहीं जाता है, ये केवल आपको समझाने के लिए है या दिखाने के लिए। ये ऐसे आपको कभी कॉपी में नहीं लिखना है, आप रफ में लिख सकते हो, बात अलग है। तो इतने का हमने जीस्ट क्या निकाला? पहले हमने निकाला सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का योगदान है, बिल्कुल सुनिश्चित योगदान है, इसका 2-3 जगह उल्लेख आया है। फिर धर्म से अच्छे गुण होते हैं और विज्ञान का कार्य सत्य की खोज करना है। अब अच्छे गुणों में सब कुछ जो है, जो सत्य, अहिंसा, जितने भी जो है संयम, सारे जो है यहाँ पर दिए हैं ना गुण, इनको हमने एक नाम दे दिया, सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम। इनको हमने कहा कि ये सारे अच्छे गुण हैं। अलग अलग लिखने के बजाय हम अच्छे गुण इनको लिख सकते हैं। फिर तीसरी चीज हमने क्या जीस्ट निकाली? धर्म और विज्ञान से मानव जाति की उन्नति होगी। अगर धर्म और जाति एक ही दिशा में एक साथ जो है आगे बढ़े तो मानव जाति या मानव सभ्यता की उन्नति होगी। ये इसके मुख्य बिंदु हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका संक्षेपण करते हैं। देखिए मूल पैराग्राफ को हमने इधर लिख दिया है, केवल आप ये समझ पाएं कि मूल पैराग्राफ कितना बड़ा था और संक्षेपण कितना बड़ा है। इस दोनों में अंतर जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो मूल पैरा हमने 2 बार 3 बार पढ़ ही लिया है, उसकी बातें समझ गए हैं। अब संक्षेपण करते हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का काफ़ी योगदान रहता है। अब शब्दों को आप और बदल सकते हैं, काफ़ी की जगह आप लिख सकते हैं बहुत योगदान रहता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, या बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ये मेरे विचार हैं, ये मैंने लिखा है या जो है लेखक ने लिखा है। आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप जो है इसको बदल सकते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का काफ़ी योगदान रहता है। धर्म में मनुष्य सत्य, अहिंसा, परोपकार, संयम आदि गुण पैदा करता है, तो विज्ञान सत्य की खोज करता है। ये दोनों बातें आ गई जो बार बार रिपीटेड थी, उसको हमने यहाँ पर दूसरी लाइन में फिट कर दिया, दोनों एक साथ आ गए। फिर धर्म और विज्ञान से ही मानव जाति की उन्नति हो सकती है। ये भी हमने पहले लाइन में पढ़ा था और अंतिम लाइन में पढ़ा था, तो दोनों को एक साथ हम ले आए कि धर्म और विज्ञान से ही मानव जाति की उन्नति हो सकती है और समस्त संसार समृद्धि और संपन्नता की ओर अग्रसर हो सकता है। अब ये पैरा एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, चाहे तो रोक के, कि हमने संक्षेपण कर दिया है कि नहीं कर दिया। क्या संक्षेपण कर दिया है वो कैसे पता चलेगा? इसका मूल भाव तो कहीं नहीं खत्म हो गया है। मूल भाव आखिर इसका क्या था? मूल भाव इसका यही तो है कि धर्म और विज्ञान सभ्यता और संस्कृति को पालता पोसता, उसकी जो है वृद्धि करता, उसी से मानव जाति की उन्नति होती है। धर्म अच्छे गुणों जैसे कि अहिंसा, परोपकार, संयम आदि को जो है बढ़ाता है।
सत्य, संयम, परोपकार आदि को बढ़ाता है। और वहीं पर विज्ञान का कार्य है सत्य की खोज करना। और धर्म और विज्ञान एक साथ मिलकर क्या करते हैं, मानव सभ्यता या मानव जाति की समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाते हैं। अब हमने इसमें से वो चीज़ गायब कर दिया क्या, कि अगर धर्म और विज्ञान मिल जाए तो जो है सारी सीमाएं टूट जाएंगी, देश और प्रांत की सीमाएं टूट जाएंगी। सीधा हमने लिख दिया कि समस्त संसार की समृद्धि और संपन्नता की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये हमने लगभग 57 शब्द, ये भी कंप्यूटर से ही काउंटेड है, मैंने हाथ से नहीं काउंट किया है, ये लगभग 57 शब्द हैं उसके हिसाब से। और जो मौलिक हमारा था 143 शब्द थे, तो लगभग 1/3 हो गया। अब ऐसी कोई कसम खा के नहीं इसको हम करते हैं कि 143/3 किया, जितना आएगा उतना ही शब्द होना चाहिए, नहीं तो इधर से का शब्द काटना, ऐसा नहीं है। 2-4 शब्द ज़्यादा हो जाए, 2-4 शब्द कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि पूरा 10-15 शब्दों का 20 शब्दों का अंतर आ जाए, मतलब 2-3 लाइनें और एक्स्ट्रा हो जाए, ऐसा ना हो। 1/3 का मतलब 1/3 के लगभग आसपास रहना चाहिए। तो क्या आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो चलिए एक पैरा और कर लेते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। छोटे से शुरुआत की थी जिससे आप लोग को जो है समझने में चीज़ें आसानी हो। अब ये बड़ा वाला पैरा है, बापू जी की प्रेरणा से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है। उन्होंने ही सुदूर दक्षिण में अपने विश्वासपात्र कार्यकर्ताओं को हिंदी प्रचार का कार्य देकर भेजा। उनका विश्वास था कि संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक है कि समूचे देश की जनता देश के किसी एक भाषा को स्वीकार कर उसे ही राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा प्रदान करे। उनका यह स्पष्ट मत था कि बहुत दिनों तक किसी विदेशी भाषा को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति के विकास तथा भारत सरकार के कार्यों के संचालन के माध्यम के रूप में बलात् लादे रहना पराधीन वृत्ति का घोतक है। बापू का मतलब आप समझ ही रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। उन्हें किसी भाषा से घृणा नहीं थी और ना ही वे चाहते थे कि लोग अंग्रेजी ना पढ़ें, लेकिन वे अंग्रेजी को अनंत काल तक देश की एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। तो शुरुआत का जो है अंश पढ़ के आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, भले ही आज संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जनमानस के मानस पटल पर यह जरूर लिखा है कि हिंदी हमारे देश की एक राष्ट्रभाषा है। ठीक है, भले ये इसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है इस बात का, लेकिन इसका जो है एक सांस्कृतिक महत्व जरूर हमारे देश में है कि हिंदी जो है पूरे देश को जोड़ती है, और वही बापू का प्रयास था। ये शुरुआत में हमने पढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद चूँकि ये पैरा बड़ा है, उन्होंने अनेक अवसरों पर यह विचार व्यक्त किया कि केवल थोड़े ही अंग्रेजी यानी अंग्रेज लोगों के हितों की रक्षा के लिए इसे सर्वसाधारण के ऊपर अधिक समय तक बोझ की तरह बनाए रखना ही राष्ट्रीय भावना और देश की एकता के प्रतिकूल है। देश की खंडित आत्मा के एकत्व के लिए देश की धरती में ही जन्मी और फली फूली अपनी किसी भाषा को पूरे देश के कामकाज की भाषा बनाना स्वाधीनता आंदोलन का सबसे आवश्यक अंग है। उसी में हम अपनी भावनाओं के सही रूप की छाया मिल सकती है। जहाँ तक सारे देश के लिए ऐसी एक भाषा को स्वीकृति का प्रश्न है, हम सारे भेदभाव भूलकर यह मान लेना चाहिए कि यह भाषा हिंदी ही हो सकती है, और सभी राष्ट्रीय भावना वाले भारतीयों को यह पवित्र संकल्प होना चाहिए कि वे स्वयं हिंदी में अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और इसके लिए विकास के लिए प्रयत्न करें। ये कुल शब्द कितने हैं? लगभग कंप्यूटर से जोड़े गए मेथड से 290 शब्द हैं, लगभग 300 के आसपास ये शब्द हैं। तो पहली रीडिंग हमने कर ली, ये समझ गए कि बापू यानी महात्मा गांधी का हिंदी के प्रति जो प्रेम था और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जो है भले ही संवैधानिक रूप से अभी तक नहीं मिला है, लेकिन निश्चित रूप से हिंदी का जो सम्मान है देश में, जो आदर है, वो राष्ट्रभाषा के ही जो है इक्विवेलेंट है। अब इसको हम संक्षेपण की दृष्टि से चलिए पढ़ते हैं। बापू की प्रेरणा से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान मिला है। उन्होंने ही सुदूर दक्षिण में अपने विश्वासपात्र कार्यकर्ताओं को हिंदी प्रचार का कार्य देकर भेजा।
दक्षिण में चूँकि हिंदी का जो है प्रचार कम था, क्योंकि दक्षिण की अपनी कई सारी अलग अलग और भाषाएं हैं, तमिल, कल्याण, मलयालम, मलयालम, ठीक है, तो महाराष्ट्रियन, मराठी, तो हिंदी जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती है। मुख्य रूप से माना जाता है कि मध्य भारत से लेके और उत्तर भारत तक जो है हिंदी का ज़्यादा जो है जोर है। तो इसीलिए हिंदी को पूरे राष्ट्र में एक साथ एक तरह से जो है स्वीकार कर लिया जाए, उसका प्रयास जो है महात्मा गांधी ने आजीवन किया। उनका विश्वास था कि संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए, यानी उनका ये विश्वास था, यहाँ पर जो लिखा गया है कि कोई एक भाषा को अगर हमारा देश जो है एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर ले तो पूरा देश जो है एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। यानी जो भाषाई आधार पर जो है आपस में भेदभाव है उसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, सभी क्षेत्रीय भाषाओं का अपना महत्व है, सभी क्षेत्रीय भाषाएं अपनी जगह बनी रहेंगी, लेकिन जब एक मौलिक भाषा हमारे राष्ट्र की होगी, जिसको हम एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दे सकेंगे, तो हम उसके प्रति जब प्रेम रखेंगे तो निश्चित रूप से पूरा देश जो है उससे प्रेम करेगा और उस प्रेम के कारण जो है हम एक दूसरे से बंध जाएंगे। वही यहाँ पर समझाया गया है कि उनका विश्वास था कि संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक है कि समूचे देश की जनता देश की किसी एक भाषा को स्वीकार कर उसे ही राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा प्रदान करे। उनका यह स्पष्ट मत था कि बहुत दिनों तक किसी विदेशी भाषा को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति के विकास तथा भारत सरकार के कार्यों के संचालन के माध्यम के रूप में बलात् लादे रहना ही पराधीनता वृत्ति का घोतक है। अब महात्मा गांधी का पूरा जीवन जो है अंग्रेजों के शासन काल में ही बीता और अंग्रेजों के ही शासन काल में उन्होंने देखा कि अंग्रेजी के कारण ही जो है भारत में गुलामी की मानसिकता का विकास हुआ। जो लोग पढ़ लिख भी रहे थे उस समय, वो चूँकि अंग्रेजी माध्यम को सुपीरियर समझे जाने लगा था, तो कहीं ना कहीं उनमें अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजियत वाली सोच, यानी जो एक इंग्लिशमैन की सोच होती है, जो ब्रिटिशर्स की सोच होती है, जिसको हम लोग जो है और परिष्कृत भाषा में कहें उपनिवेशवाद वाली जो विचारधारा होती है, उस तरह के लोग तैयार हो रहे थे। इसलिए एक आवश्यकता थी कि हमारे देश में हमारी अपनी ही एक ऐसी ऐसी भाषा होनी चाहिए जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो। और उसी लिए वो चाहते थे कि अंग्रेजी जो है, चूँकि एक गुलामी की वृत्ति का द्योतक है, गुलामी की पहचान वाली भाषा है, इसलिए जो सरकारी कामकाज हो भारतवर्ष का, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग कम से कम हो और हिंदी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। फिर आगे दिया है कि उन्होंने किसी भाषा से घृणा नहीं की थी, उनको किसी से नफरत नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि लोग अंग्रेजी, ऐसा भी नहीं चाहते थे कि लोग अंग्रेजी ना पढ़ें, लेकिन वो अंग्रेजी को अनंत काल तक भारत में सरकारी भाषा के रूप में या एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि एक भारतीय भाषा भी इसके समकक्ष, इसके समानांतर इस लेवल पे खड़ी हो कि लोगों में उसके कारण राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भाव का जो है संचार हो सके। उन्होंने अनेक अवसरों पर यह विचार व्यक्त किया कि केवल थोड़े से ही अंग्रेजदार लोगों के हितों की रक्षा के लिए इसे सर्वसाधारण के ऊपर अधिक समय तक बोझ की तरह बनाए रखना राष्ट्रीय भावना और देश की एकता के प्रतिकूल है। देखिए, बार बार रिपीट हो रही हैं। मतलब कुल मिला के अंग्रेजी भाषा के कारण क्या हो रहा है, उपनिवेशवादी सोच का विस्तार हो रहा है और भारतीय जो है अंग्रेजी भाषा का जो पढ़ा लिखा एक अलग वर्ग विकसित हो रहा है और वो जो है हमारे आम देश के नागरिक हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो कनेक्ट ना हो, जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट ना हो पाने की समस्या है, उसको दूर करने का एक ही उपाय महात्मा गांधी जी को दिखा कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए हमारे भारतवर्ष की जो पूरे देश को जो है ऊपर से नीचे तक एक सूत्र में पिरो सके, एक साथ सबको ला सके, जोड़ सके और भाषा को पूरे देश के कामकाज की भाषा बना देना जो है स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बड़ा आवश्यक अंग बन गया। उसी से हम अपनी भावनाओं को सही रूप में छाया मिल सकती है। जहाँ तक सारे देश के ऐसे एक भाषा को स्वीकृत का प्रश्न है, हमारे सारे भेदभाव भूलकर यह मान लेना चाहिए कि ये भाषा हिंदी ही हो सकती है और सभी राष्ट्रीय भावना वाले भारतीयों को ये पवित्र संकल्प होना चाहिए कि वे स्वयं हिंदी में अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और इसके विकास के लिए प्रयत्न करें।
तो आपने देखा कि ये जो पैराग्राफ है इसमें मूल 4-5 बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब हम उसका संक्षेपण करना जा रहे हैं। पहली बात जो है महात्मा गांधी जो है उनको हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। अब इसमें बहुत सारे प्रयत्न इसमें लिखे हैं, लेकिन सारे प्रयत्न आपको गिनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप संक्षेपण करने जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। वो चाहते थे कि जो भारत की राष्ट्रभाषा बने, राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा बने जो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि उन्होंने हिंदी को इसके लिए उपयुक्त पाया, जो पूरे देश को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत भी कर सके और साथ में एकता के जो है एक सूत्र में पिरो भी सके। तो हिंदी को उन्होंने एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखा। और अंग्रेजी का उनका ये विरोध था कि अंग्रेजी एकमात्र राजभाषा नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी के समानांतर एक राष्ट्रीय भाषा भी हमारे देश की जो है होनी चाहिए, जो दूसरी राष्ट्रभाषा बने। क्योंकि अंग्रेजी को 200 साल की गुलामी में अंग्रेजी को एकदम से बाहर उठा के फेंक देना आसान नहीं था, ये वो भी जानते थे, ये आज भी हम जानते हैं, क्योंकि आज भी हम अंग्रेजी से मुक्त नहीं हो पाए हैं, उल्टा हम अंग्रेजी की ओर और ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हिंदी हमको जो है कहीं ना कहीं एक अपनी सी भाषा लगती है, अपनेपन का एहसास दिलाती है, और एक राष्ट्रीय भावना उसमें जो है कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो ये सारे ही जो हमने पॉइंट अभी बात किए, इन्हीं को हमको संक्षेपण में लाना है। ये 290 शब्द में मूल गद्यांश है। चलिए इसको हम छोटा करते हैं। महात्मा गांधी ने देश की एकता और राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए अपने देश की किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान देने पर बल दिया। अब देखिए, जो 4-5 जगह बात लिखी थी उसको हमने एक जगह कर दिया। जो अभी हमने बोला, ये विदेशी भाषा अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे, क्योंकि ये 3 जगह आया था कि उनका अंग्रेजी से विरोध नहीं था। अंग्रेजीदा लोग कुछ थे जो है हावी होना चाहते थे, या अंग्रेजी को उन्होंने बार बार कहा कि ये गुलाम मानसिकता का प्रतीक है। तो वो विदेशी भाषा अंग्रेजी के विरोधी नहीं थे, लेकिन उनके विचार में अंग्रेजी से हमारी शिक्षा और संस्कृति का विकास नहीं हो पाएगा, और ना ही वह अधिक समय तक सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में चल पाएगी। तो ये सारी बातें 3 बार रिपीट हुई थी मूल गद्यांश में, जिसको हमने यहाँ पर एक लाइन में एक साथ जो है संयुक्त वाक्य के रूप में लिख दिया। फिर अतः उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने की प्रेरणा दी। उनका समुचित ज्ञान प्राप्त करने और उसके विकास के लिए सहयोग देने हेतु लोगों का आह्वान किया। इसके प्रचार कार्य के लिए अपने कार्यकर्ताओं को दक्षिण में भी भेजा, क्योंकि हिंदी ही देश में व्याप्त भेदभाव समाप्त करने में सहायक हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये एक इसका अच्छा संक्षेपण हुआ। आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, बस संक्षेपण में ध्यान रखना है कि मूल भावना हमारी वो रहे, और जो क्रमबद्धता हमारे गद्यांश में थी वही क्रमबद्धता यहाँ पर भी आ सके। तो हमने उस क्रमबद्धता का भी पालन किया, और लगभग 120 शब्द, 290 शब्दों को लगभग 120 शब्द में समेटने का प्रयास किया, जो लगभग 1/3 हम इसको कह सकते हैं। वैसे हम इसको और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो गद्यांश बड़ा था 300 शब्दों के आसपास का था, तो 120 शब्द जो है हमने उसको समेट दिया। तो जो है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये कंप्यूटर से गिने हुए शब्द है, इसलिए से, के, हे, ये सब भी इसमें जरूर निश्चित रूप से आ रहे होंगे। अगर मैनुअली इसको गिना जाएगा तो ये शब्द उससे कम हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप अब थोड़ा सा संक्षेपण के बारे में इतना जान गए होंगे कि संक्षेपण करने का तरीका क्या है, कुछ नियम क्या है, और मुख्य रूप से हमको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, आज जो है पूरा प्रयास मैंने किया कि संक्षेपण क्या है, संक्षेपण कैसे किया जाता है, उसके कुछ विशिष्ट नियम क्या हैं, और हम मूल भाव को कैसे पकड़ते हैं, उसमें से जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक पद हैं, या जिन बातों की बार बार पुनरुक्ति हो रही है उनको कैसे हटाते हैं। तो इसको अब आपकी बारी है कि आप स्वयं जो है कुछ जो है पैराग्राफ्स को संक्षेपण करके देखें, और शब्द को बाद में जरूर गिन लें कि लगभग 1/3 हो गया है या नहीं हो गया। बहुत स्ट्रिक्ट होकर शब्द गिनने की आवश्यकता नहीं है, हमको लगभग में ही जाना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास भी इतना समय नहीं होता है कि वो एग्जैक्टली जो है वर्ड काउंट करे, लेकिन पैराग्राफ देख देख के उसको अंदाज हो जाता है कि हाँ ये कितने वर्ड होने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने संक्षेपण की शुरुआत कर दी है। आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।